Hello student, I am Pankaj Singh, Assistant Professor, Government College D। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उत्तराधिकार। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति अगर उसका पद रिक्त है या उसने त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग किसी के कारण से उसको हटा दिया गया तो उसकी जगह उस पद पर कौन बैठेगा और किस व्यक्ति को वहाँ बैठने का अधिकार है। तो इस संदर्भ में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसमें आता है अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति पद की सभी शक्तियां और कर्तव्य उत्तराधिकार के रूप में उपराष्ट्रपति के पास जाएंगी। अगर उपराष्ट्रपति के पास जाएंगी और उपराष्ट्रपति उस शेष अवधि के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए स्थायी रूप से तो उसकी जगह उस पद पर राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन होगा? उपराष्ट्रपति, और वह सिर्फ उसकी शेष अवधि के लिए ही होगा। आपको पता ही है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। मान लो 3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई और वह पद खाली हो गया तो उसकी जगह कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए रहेंगे? उसके शेष कार्यकाल के लिए, यानी 1 साल के लिए। इस पॉइंट में भारत और अमेरिकी की शासन प्रणाली में अंतर है। अगर भारत में राष्ट्रपति पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र जो भी है, तो उसकी जगह जो अगला उपराष्ट्रपति बनेगा राष्ट्रपति, तो वो पूरे कार्यकाल के लिए होगा। और जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में शेष कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति रहता है। फुल कार्यकाल से मेरा मतलब है कि 6 महीने बाद भारत में फिर से चुनाव होंगे। यानी भारत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर कितने महीने रह सकता है? 6 महीने। ठीक है, अगर स्थायी रूप से अगर वो रिक्त हुआ है तो 6 महीने बाद अनिवार्य रूप से भारत में क्या कराए जाते हैं? चुनाव कराए जाते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। और अमेरिका में कोई चुनाव नहीं होते। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शेष अवधि तक रहता है। अगर यदि किसी कारण से अमेरिका में उपराष्ट्रपति भी इस पद के लिए उपलब्ध ना हो तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर, सीनेट का स्थायी अध्यक्ष, राज्य सचिव, वित्त सचिव, युद्ध सचिव आदि क्रमशः इस पद को धारण करेंगे। व्यवहार के अंतर्गत अब तक जब कभी राष्ट्रपति पद रिक्त हुआ तब उपराष्ट्रपति के द्वारा ही इसे धारण किया गया है। अगला आता है हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। तो इसमें पहली शक्ति कौन सी आती है? कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रमुख उसकी कार्यपालिका शक्ति है। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसके विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे कि कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानून को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना है। राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका यह प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा। राष्ट्रपति इस शक्ति का कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार प्रयोग करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए और किन्हें कम कठोरता के साथ लागू किया जाए तथा किन्हें लागू करने के लिए कोई भी कदम ना उठाए। अगली इसकी शक्ति आती है प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस
हेतु अध्यादेश, अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। अगली इसमें आती है नियुक्ति और पद से हटाने की शक्ति। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली इसमें आती है वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्तियां कर सकता है। यानी इसमें वो नियुक्तियां आती हैं जिनमें राष्ट्रपति को सीनेट से परामर्श लेना और सीनेट की बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा वो नियुक्तियां स्थायी नहीं हो पाएंगी। दूसरी आती हैं सेकंड में वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं तथा विभागीय अध्यक्ष या न्यायालय नियुक्तियां कर सकता है। क्योंकि संविधान ने निम्न पदों की व्याख्या नहीं की गई, इसलिए निश्चित करना कि निम्न पदों के अंतर्गत कौन अधिकारी आते हैं कांग्रेस के अधिकार में है और वही इन पदों पर नियुक्ति को ढंग को निश्चित कर सकती है। संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य प्रदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिव, संघीय आयोग के सदस्य, राजस्व अधिकारी, सेना, नौसेना में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि किया जाना अनिवार्य है। अगर सीनेट इनकी पुष्टि नहीं करेगी तो ये नियुक्तियां अवैध घोषित हो जाएंगी। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राजदूतों, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायकों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा पुष्टि प्रदान कर दी जाती है, यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अगला आता है सीनेट के प्रति शिष्टता। अनेक संघीय पदों, विशेषकर राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, जिसे सीनेट की प्रति शिष्टता कहा जाता है। सीनेट के प्रति शिष्टता का मतलब है कि राष्ट्रपति कुछ उच्च पदों की नियुक्ति करता है, उनमें सीनेट का परामर्श लेना आवश्यक है, नहीं तो वो नियुक्तियां अवैध घोषित हो जाएंगी। अगली राष्ट्रपति की शक्तियों में आती है क्षमादान का अधिकार। राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा करना, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार भी प्राप्त है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में भी राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। केवल और केवल राष्ट्रपति ही भारत में मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अगला आता है परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमेरिका की परराष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है और विश्व के अन्य राज्यों के साथ अमेरिका के परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है। राष्ट्रपति राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? राष्ट्रपति। विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी किसका है? राष्ट्रपति का। संधि और प्रशासनिक समझौते भी कौन करता है? राष्ट्रपति। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रपति। क्योंकि अमेरिका में सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद तो वहाँ है ही नहीं। क्यों नहीं है? उपराष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री का पद। अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद तो है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली नहीं है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रपति। सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति कौन है अमेरिका में? राष्ट्रपति। तो ये तो थी अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। अगला आता है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ यानी अमेरिकी राष्ट्रपति कानून बनाने में क्या क्या सहयोग करता है या कौन कौन से कानून वह बना सकता है और किस तरह वो कानून बनाता है। तो इस संदर्भ में हम विधायी शक्तियों में इसकी चर्चा करते हैं।
शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन संविधान निर्माता शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे और उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ कार्य सौंपे गए। राष्ट्रपति अपने इन कार्यों के आधार पर परोक्ष रूप में विधि निर्माण को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान समय में तो राष्ट्रपति के ये कार्य इतने बढ़ गए हैं कि इनके आधार पर उसे प्रधान विधायक कहा जाने लगा है। चीफ लेजिस्लेटर विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्न हैं, जैसे कि इसमें पहला आता है कांग्रेस को संदेश भेजना। राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। निषेध अधिकार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। निषेध अधिकार का मतलब होता है वीटो पावर। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेध अधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक के कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति को विधेयकों पर पूर्ण निषेध अधिकार नहीं वरन सीमित निषेध अधिकार ही प्राप्त है। उसकी निषेध अधिकार शक्ति के दो रूप हैं, एक तो है विलंबकारी निषेध अधिकार और दूसरा है जेवी निषेध अधिकार। विलंबकारी निषेध अधिकार, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे उस सदन को लौटा देता है जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह राष्ट्रपति का निषेध अधिकार मर्यादित है, पूर्ण नहीं। क्लियर? यानी राष्ट्रपति एक बार तो उस विधेयक को वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा से कांग्रेस ने उसे 2/3 बहुमत से पारित करके भेजा है तो उस टाइम पर राष्ट्रपति का निषेध अधिकार खत्म हो जाता है। उसको उस कानून पर हस्ताक्षर करे या नहीं करे वो ऑटोमेटिक ही पारित हो जाता है। अगला आता है जेवी निषेध अधिकार। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है। परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर यह विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती और इसे राष्ट्रपति का जेवीय निषेध अधिकार कहते हैं। अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी जेब में रख लिया है, इसे ना तो स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया। इस शक्ति का महत्व इस दृष्टि से है कि कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जल्दी विधेयक पारित करती है, परंतु जेवी निषेध अधिकार के कारण ये विधेयक विधि का रूप नहीं ले पाते। अगला आता है कार्यपाल का आदेश। निषेध अधिकार राष्ट्रपति को निषेधात्मक विधायी शक्ति प्रदान करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपाल का आदेश के माध्यम से किया जाता है। अगला आता है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, किंतु वह उन्हें पद से नहीं हटा सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने, क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सर्व क्षमा अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति एक दलीय नेता। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप से
भी इसे बहुत अधिक शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त होते हैं। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का सर्वोच्च नेता। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसके कारण यह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। अमेरिकी संविधान निर्माता नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे और उनके द्वारा संगठित या एक सूत्रीय नेतृत्व के स्थान पर बिखरे हुए को या कुछ सीमा तक विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अमेरिकी जनता की लालसा सदैव एक ही सत्ता का नेतृत्व प्राप्त करने की रही। उनके द्वारा कांग्रेस की उपेक्षा राष्ट्रपति के रूप में यह नेतृत्व प्राप्त किया गया। यानी शॉर्ट रूप में हम कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता कौन है? राष्ट्रपति। सारी शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री पद तो है ही नहीं। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।